नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिचा। पिनेकल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रोसीजर फॉर्म में, हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर फाइंड करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो हम उसे बोलते हैं एल्गोरिथम। कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो रही है मतलब कि, तो उसे हम एल्गो बोलते हैं। अभी जैसे कि एक प्रोसीजर लेते हैं, चाय बनानी है, आपको चाय बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी, तो यहाँ पे वो क्या होती है? एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई स्टेप बाय स्टेप या फिर कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। बात करते हैं फ्लो चार्ट की। किसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली या फिर फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे होते हैं फ्लो चार्ट्स। जैसे कि हम अलग अलग फ्लो चार्ट्स की शेप्स होती हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में। जैसे कि हमारा रेक्टेंगल होता है वो अलग चीज़ के लिए शो होता है, हमारा स्क्वायर होता है वो अलग चीज़ के लिए शो होता है, हमारा ट्राइंगल अलग चीज़ इंडिकेट करता है, हमारे ये जो मार्क इनको अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं वो अलग इंडिकेट करती हैं। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है, वो होती है हमारी फ्लो चार्ट्स में आ जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि अलग अलग शेप्स का यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट्स। अभी मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दे रही हूँ, पढ़ने अब वाले हम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एल्गो, फिर हम शिफ्ट होंगे फ्लो चार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एल्गोस बताई जाएंगी, ये एल्गो होती है, ये इसलिए यूज़ होती है, ये इसलिए यूज़ होती है। आप बेसिक जो कंसर्न रखिएगा उनके नेमिंग पे जाइएगा कि कौन सी एल्गो होती है, उनके नाम क्या होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एल्गोज में से कि ये इसलिए यूज़ होती है, ये इसलिए यूज़ होती है। कोशिश यही रहेगी मैं बता पाऊँ आपको। यहाँ पे आपको एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग के फॉर्म में नहीं दी हुई। हम लोग जब एल्गो सॉल्व करते थे वो प्रोग्राम की फॉर्म में सॉल्व करते थे। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कौन सी एल्गो को हम क्या बोलते हैं, क्या है ये एल्गो, इसका यूज़ क्या। एक्चुअल में यूज़ करके हमने नहीं बताया हुआ कि किस लिए यूज़ होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको बताया हुआ है कि एल्गो ये होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा ये चीज़, ये एल्गो किस लिए यूज़ होती है, सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको। चलिए चलते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसीजर। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो एक प्रोसीजर है, किस लिए यूज़ होता है? यूज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ कंप्यूटेशन, तो उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आर वाइडली यूज थ्रू आउट ऑल द एरियाज ऑफ आईटी के हर एरियाज में हम एल्गो का यूज़ करते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, चाहे तो कौन सा फील्ड होता है, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, एल्गोरिथम हर जगह पे यूज़ होते हैं। रेफर्स टू अ स्मॉल प्रोसीजर, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है एल्गोरिथम। और वो भी कैसा? प्रोसीजरली हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है उसको सब डिवाइड कर दिया, फिर उस प्रॉब्लम को और सब डिवाइड कर दिया, तो ये क्या स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो वो एल्गोरिथम ही तो होता है हमारा। चलिए यहाँ पे चलते हैं हम सॉरी बात करते हैं। ये अलग अलग तरह की 11 एल्गोरिदम है, ठीक है। इनके एटलीस्ट हमें नाम तो याद होने चाहिए ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये होता बहुत कम है इनमें अलग से हम इनकी कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, ये इस तरह से वर्क करती है, ये इस तरह से वर्क करती है। एक्चुअल में सिर्फ हमें इनकी नेमिंग पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत आइडिया हो कौन सी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, तो हमारा काम हो जाएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब आते हैं सर्च इंजन एल्गो। जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ हमने सर्च करी, सपोज किसी वेबसाइट पर हम सर्च करते हैं कोई भी चीज़, वहाँ पर तो सर्च इंजन होता है। दो चीज़ें होती है, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। वेब ब्राउजर यानी कि किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम वेब ब्राउजर का यूज़ करते हैं। अब सर्च इंजन, हम किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए हम सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं वेब ब्राउजर की, तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे वेब ब्राउज़र है। लेकिन अगर बात करें गूगल की, तो वो क्या है? हमारा एक सर्च इंजन है। तो वहाँ पे अब बात सर्च इंजन, और हमें ये चीज़ पता है। अब हम यूज़ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ एल्गो की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है, डेट इज सर्च इंजन एल्गो। उसी तरह से हम इंक्रिप्शन एल्गो पढ़ेंगे, उसी तरह से हम ग्रिडी एल्गो पढ़ेंगे, उसी तरह से हम रिकर्सिव पढ़ेंगे, उसी तरह से हम बैक ट्रैकिंग पढ़ेंगे, उसी तरह से हम डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ेंगे, डायनेमिक पढ़ेंगे, ब्रूट फोर्स पढ़ेंगे, सॉर्टिंग पढ़ेंगे, हैशिंग पढ़ेंगे और रैंडमाइज एल्गो पढ़ेंगे। ये हम क्या अलग अलग तरह के एल्गोस पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक आइडिया लेंगे कौन सी एल्गो किस लिए यूज होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, सर्च इंजन एल्गो इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज। अब ये सर्च इंजन एल्गो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हाईलाइट पॉइंट क्या है कि किस चीज का कलेक्शन है, तो ये हमारे फॉर्मूलाज का कनेक्शन है। यहाँ पे आते हैं, क्या डिटरमाइन करता है? द क्वालिटी ऑफ रेलिवेंस। क्वालिटी ऑफ रेलिवेंस ऑफ पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट वेब पेज टू द यूजर क्वेरी। देखिए
किसी भी चीज़ को लेके हमें कोई चीज़ सर्च करनी है, सपोज यूज़र की कोई क्वेरी है, कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो हम सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम उस चीज़ को बोलते हैं सर्च इंजन एल्गो। किस चीज़ से बनी हुई है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज जो बताती है पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेब पेज के। ये तो कुछ इस तरह से हमारे वेब पेजेस दिखते हैं। होते क्या है वेब पेज? दैट इज़ हमारी नोटबुक का पेज होता है ना, जैसे हम उसको बोलते हैं किसी बुक का पेज होता है, नोटबुक पेज होता है, ऐसे वेबसाइट के पेजेस को हम वेब पेज बोलते हैं। तो यहाँ पे यूज़र की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए तो हम किसका यूज़ करते हैं? दैट इज सर्च इंजन एल्गो का। ठीक है, बस इतना ही बेसिक आइडिया लेना है। अभी एल्गो वर्क कैसे करती है हमें वो सब नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पढ़ना है एक्चुअल में सर्च इंजन एल्गो होता क्या है। नेक्स्ट आते हैं एन इंक्रिप्शन। अब ये इंक्रिप्शन क्या होता है? सपोज सेंडर और रिसीवर है, मैं बता रही हूँ एल्गो एक्चुअल में थोड़ा वर्क कैसे करेगी जिससे आप ये समझ पाएँ। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। इसने सेंडर ने राहुल ने सोनू को मैसेज भेजा, राहुल ने भेजा हेलो। अब वो हेलो सोनू के पास जाना है। बीच में जब वो जाएगा इंटरनेट के थ्रू तो कुछ हैकर्स होंगे, उसको हैक कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी उस मैसेज को देख सकती है, पढ़ सकती है, उसका मिसयूज़ कर सकती है अगर कुछ भेजेंगे हम पर्सनली। लेकिन हम चाहते हैं कि उस मैसेज को सिर्फ राहुल ही पढ़े, कोई और ना पढ़े। तो हम वो कैसे पॉसिबल है? सिर्फ रिसीवर ही पढ़े उस मैसेज को, तो इस तरह से पॉसिबल है। अब वो प्लेन टेक्स्ट होता है, जब सेंडर अपना टेक्स्ट यानी कि प्लेन टेक्स्ट किसको भेज रहा है? रिसीवर को भेजेगा। तो यहाँ पे जब ये प्लेन टेक्स्ट है हमारा, मतलब ये सिंपल टेक्स्ट है, ये सेंडर ने किया मतलब सोनू ने किया, किसको भेजेगा? राहुल को भेजेगा। तो यहाँ पे ये इनक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब कि लॉक्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये मैसेज प्लेन टेक्स्ट जो होगा चेंज होगा किस में? साइफर टेक्स्ट में। अगर ये साइफर टेक्स्ट में चेंज होता है तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट तक लाने के लिए किसने वर्क किया? इनक्रिप्शन ने। अब ये साइफर टेक्स्ट क्या होता है? ये साइफर टेक्स्ट हैकर देख तो सकता है, पढ़ तो सकता है, पर वो समझ नहीं सकता ये लिखा क्या है, ये हेलो लिखा है, वो नहीं समझेगा क्योंकि साइफर टेक्स्ट हमारे प्लेन टेक्स्ट को चेंज करता है कैरेक्टर्स में, नंबर्स में, वो नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे ये साइफर टेक्स्ट का काम होता है एनक्रिप्ट करना। अब ये राहुल के पास जाना है तो राहुल कैसे समझेगा साइफर टेक्स्ट को? तो जब ये राहुल के पास जाएगा तो ये डिक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब कि जैसे कि भेजा है सोनू ने वो वैसा हो जाएगा, वहां जाके चेंज हो जाएगा। तो वो राहुल को वैसा मैसेज मिलेगा जैसे इसने भेजा। तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में लाने के लिए एनक्रिप्ट का मतलब कि लॉक हो गया आपका टेक्स्ट चेंज हो गया, जैसे आपने भेजा वो वैसे ही जाएगा रिसीवर के पास डिक्रिप्ट होकर। मतलब कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों अपोजिट वर्ड्स है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी एल्गो की। एन इनक्रिप्शन एल्गो इज द मेथड टू ट्रांसफर डेटा इनटू साइफर टेक्स्ट। मैंने बता दिया प्लेन टेक्स्ट को, डेटा को, जो भी आप हेलो भेजेंगे वो रिसीवर के पास जाना है तो वो साइफर टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब कि कोडिंग वर्ड्स में जो कोई समझ नहीं सकता, जो रिसीवर है उसके पास डिक्रिप्ट होके जाएगा, वो समझ जाएगा उसको। तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। यहाँ आते हैं कुछ एल्गोरिथम दैट ऑलवेज टेक। अब हम बात कर रहे हैं ग्रीडी एल्गो की। किसकी बात कर रहे हैं? दो एल्गो हम पढ़ चुके हैं, थर्ड वन इज ग्रीडी एल्गो। ये एल्गो क्या करती है? टेक्स द बेस्ट इमीडिएट और लोकल सॉल्यूशन व्हाइल फाइंडिंग एन आंसर। किसी भी आंसर को फाइंड आउट करने के लिए ये क्या करती है? इमीडिएट सॉल्यूशन, टेक द बेस्ट इमीडिएट और लोकल सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं ग्रीडी एल्गो। नाम से ही पता चलता है ग्रीडी एल्गो कुछ इस तरह से ये वर्क करती है। सपोज यहाँ पे ये लिखा है कुछ ऐसे वर्क करती है। तो यहाँ पे लिखा 36 - 20 16, 16 - 10 6। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है, ये कुछ इस तरह से वर्क करेगी। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है, किसी भी प्रॉब्लम का, तो हम ग्रीडी एल्गो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिकर्सिव एल्गो। रिकर्सिव एल्गो अपने आप को कॉल करती है, मतलब कॉल इटसेल्फ। अब कैसे कॉल करती है? वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, कंडीशन दे के यूज़ करते हैं। तो हमें क्या बोलते हैं उसको? रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब होता है कॉल इटसेल्फ, अपने आप को कॉल करना, कॉल इटसेल्फ। अब ये कॉल वो कॉल नहीं होता, कॉल मतलब प्रोग्रामिंग में हम कॉल करते हैं। दो चीज़ें होती है, रेफरेंस बाय कॉल या कॉल बाय वैल्यू। वहाँ पे हम प्रोग्रामिंग को, जो प्रोग्रामिंग की कोडिंग होती है, वहाँ पे जो कोडिंग हम यूज़ करते हैं उनको कॉल करते हैं। तो कॉल इटसेल्फ विद अ स्मॉलर इनपुट वैल्यूज, जहाँ पे इनपुट वैल्यूज देते हैं, एंड रिटर्न्स द रिजल्ट फॉर द करंट इनपुट। जो हमने इसको वैल्यूज दी उस करंट इनपुट से हमें रिलेटेड वो रिजल्ट देगी, और बेसिक ऑपरेशन ऑन द रिटर्न वैल्यूज फॉर द स्मॉलर इनपुट। तो उस तरह से हमारा क्या वर्क करेगा? रिकर्सिव वैल्यू। तो रिकर्सिव वैल्यू में हम कुछ इस तरह से कंडीशन देते हैं, फिर ये हमें स्टेप देती है, हमें कंडीशन बताती है, इनपुट वैल्यूज देते हैं तो करंट इनपुट के बारे में ही हमें बताती है। तो ये चीज़ याद रखना। रिकर्सिव में सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं, कॉल इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैक ट्रैकिंग। अब बैक ट्रैकिंग एल्गो क्या होती है? ये भी एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गो होती है। अभी जितनी भी एल्गो पढ़ रहे हैं वो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गो ही तो है। यहाँ पे बैक ट्रैकिंग कैसी एल्गो है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे कोई वर्किंग नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बैक ट्रैकिंग एल्गो एक कैसी एल्गो है। तो आपको बोलना है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गो है दैट यूजेज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉर फाइंडिंग द डिजायर आउटपुट। ये क्या यूज करती है? कौन सी क्या यूज करती है आउटपुट लाने के लिए? डिजायर आउटपुट। सपोज कोई
कोई प्रॉब्लम है उसको वो उसका सॉल्यूशन लाने के लिए किसका यूज़ करती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच, यानी कि डिजायर आउटपुट लाने के लिए। कैसे होता है, जैसे स्टार्ट हुई यहाँ से, सॉल्यूशन यहाँ खत्म हुआ, नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये इस तरह से सॉल्व करती है, तो यहाँ पे इसको कौन सी अप्रोच बोलते हैं, दैट इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। ध्यान रहे बैक ट्रैकिंग एल्गो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गो है जो कि क्या क्या यूज करती है, कौन सी अप्रोच, जैसे कि कहीं एल्गो यूज करती है टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग एल्गो कौन सी अप्रोच करती है, यूज दैट इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। किसी भी डिजायर आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए ये कौन सी अप्रोच यूज करती है, तो याद रहे ये ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एल्गो देखते हैं कि हमारी कौन सी है, फिर फर्दर शिफ्ट होंगे हम नेक्स्ट। देखिए हम ये पढ़ रहे थे दैट इज ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करती है फॉर किसी भी आउटपुट को, डिजायर आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए हम बैक ट्रैकिंग में ब्रूट फोर्स अप्रोच का यूज करते हैं। कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है, किसी भी चीज़ को, जैसे हमें डिजायर आउटपुट चाहिए, उस चीज़ को पॉसिबल वे में सिस्टमैटिक वे में कुछ भी हमें सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ब्रूट फोर्स एल्गो का यूज़ करते हैं। सिस्टमैटिक वे में जैसे कि हमने पहले ये सॉल्यूशन लिया, स्टार्ट किया, फिर नॉट अ सॉल्यूशन, जब तक हमें डिजायर आउटपुट ना मिल जाए जो हमें चाहिए होता है, तो तब तक हम वो एल्गो यूज़ करते रहते हैं, दैट इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। द प्रॉब्लम इन हैंड इज डिवाइड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। नाम से ही पता चल रहा है जो प्रॉब्लम्स को है वो सब डिवाइड करेंगे हम, एंड देन ईच प्रॉब्लम इज सॉल्व इंडिपेंडेंटली, और हर एक प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, सब डिवाइड किया, फिर उस प्रॉब्लम को भी सब डिवाइड किया, उस प्रॉब्लम को भी सब डिवाइड किया, अब उनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो ये होता है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गो। तो इस चीज़ को याद रखना, कुछ इस तरह से ये सॉल्व होती है। प्रॉब्लम है, डिवाइड की, सब प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, अलग सॉल्व किया, फिर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, फाइनली सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, तो ये होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। पहले डिवाइड करिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो इस एल्गो में हम क्या यूज करते हैं, दैट इज प्रॉब्लम इज सॉल्व इंडिपेंडेंटली, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, दिस एल्गो सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय डिवाइडिंग देम टू सब प्रॉब्लम्स। तो डायनेमिक प्रॉब्लम्स में क्या होता है, इसमें जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो हम डिवाइड करते हैं उनको सब प्रॉब्लम्स में, तो ये हमारी डायनेमिक है, ये अप्रोच यूज करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, इसमें क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। द रिजल्ट आर देन स्टोर्ड इन फ्यूचर कोरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं, जो हमारी कोई प्रॉब्लम है उसको सब डिवाइड करेंगे, फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इसमें कौन सी अप्रोचेस यूज़ करते हैं, तो हम टॉप डाउन अप्रोचेस यूज़ करते हैं, बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं, तो ये हमारी कौन सी है, दैट इज डायनामिक एल्गो। नेक्स्ट आता है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। मैंने पहले अभी बताया था ना, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के लिए ये ब्रूट फोर्स क्या होती है, एक अप्रोच होती है, हम इसको सिस्टमैटिक वे में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सॉल्यूशन निकालता है जब तक वो प्रॉब्लम अपने फाइनल डिजायर आउटपुट पे ना आ जाए। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इज सिंपली टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस फॉर एवरी पॉसिबल रूट एंड देन सेलेक्टेड द शॉर्टेस्ट वन। जब तक पॉसिबल वे डिजायर रिजल्ट हमें ना मिल जाए, आउटपुट ना मिल जाए, तब तक ये अप्रोच चलती रहती है। जैसे कि रूट नोड, जब तक हम ये चलते जा रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ऐसे मान सकते हैं कि एक डिस्टेंस तक हमने कैलकुलेट किया, एक रूट तक, लेकिन जब तक उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना मिल जाए, एक डिजायर आउटपुट ना मिल जाए, तो हम किसका वो क्या होती है हमारी, दैट इज ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। हम यूज कर सकते हैं इसको किसी भी अप्रोच में, जैसे कि हमने इसको किस में यूज किया, कौन सी एल्गो इसको यूज करती है, अभी पढ़ा है कौन सी एल्गो यूज करती है, दैट इज बैक ट्रैकिंग एल्गो, इज टोटली बेस्ड ऑन ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बोल सकते हैं। अब आते हैं सॉर्टिंग। नाम से ही पता चलता है ना, सॉर्टिंग मतलब होता है अरेंज करना, अल्फाबेटिकली अरेंज करना, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसका मतलब होता है सॉर्ट करना। मतलब कि सॉर्टिंग मतलब एक तरह का अरेंजमेंट। अब होता क्या है, अ सॉर्टिंग एल्गो इज यूज्ड टू रीअरेंज गिवन एरे और अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन ऑपरेटर ऑन द एलिमेंट्स। सॉर्टिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रकार को हम चीज़ों को अरेंज करें, फिर उसको सॉल्व करें, फिर उसका सॉल्यूशन निकालें। अब उसमें कोई एरे भी हो सकता है, कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकता है। अब जैसे कि ये है हमारी BDCA, तो हमने इसको अरेंज किया ABCD, तो ये किस में फॉलो होता है, दैट इज सॉर्टिंग एल्गो में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हैशिंग एल्गो। अब हैशिंग एल्गो क्या होती है, ये मैथमेटिकली फंक्शन है दैट ग्रेबल्स डेटा एंड मेक इन अनरीडेबल। ये डेटा को इस तरह से ले लेता है कि अनरीडेबल फॉर्म में चेंज कर लेता है। जैसे हमने बोला था ना, प्लेन टेक्स्ट किस में चेंज हुआ, साइफर टेक्स्ट में। कौन सी टेक्निक यूज हुई, एनक्रिप्शन। यहाँ पे आते हैं ये एल्गो कैसे वर्क करती है। सपोज ये हमारा कोई प्लेन टेक्स्ट है, हमने हैशिंग एल्गो का यूज किया, ये हमारा हैश टेक्स्ट,
ठीक है। अब ये होती किसमें, इस अ मैथमेटिकल फंक्शन, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है दैट ग्रेबल्स डेटा, जो डेटा को लेती है, यहाँ पे डेटा ले लिया, हैश फंक्शन यूज किया और मेक इट अनरीडेबल। अब ये किस फॉर्म में बन जाता है, अनरीडेबल फॉर्म में, हम नहीं पढ़ सकते इसको। क्यों बाय द यूजिंग ऑफ हैशिंग एल्गो। ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, यूज होती होगी, डेट इज मैथमेटिकल फंक्शंस है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आते हैं रैंडमाइजेशन, नाम से पता चलता है रैंडम आता है, एन एल्गो दैट यूजेस रैंडम नंबर्स डिसाइड टू what to do next anywhere its logic is called रैंडमाइज एल्गो। कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ है हमारे साथ, इसको सॉल्व करनी है। सपोज कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने कोडिंग में या प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे उसको सॉल्व करना है। रैंडम हमने कोई नंबर ले लिया, उसको लेके हम क्या करते हैं, व्हाट टू डू नेक्स्ट एनीवेयर इट्स लॉजिक इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, रैंडम नंबर लिया, इनपुट, फिर एल्गो यूज़ की, रैंडमाइजेशन फ्लो चार्ट है। कुछ इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले हम कोई रैंडम नंबर लेते हैं, तो उसमें देखते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट लॉजिक, उसके साथ क्या करें इन इट्स लॉजिक कोड, तो उसे बोलते हैं रैंडमाइजेशन एल्गो। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गो। अब हमने एल्गोरिथम पढ़ लिया, जो बेसिक चीज़ें थी एल्गोरिथम की वो हमने पढ़ ली। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। हमारा जो इनपुट होना चाहिए, वेल डिफाइंड इनपुट रहता है, वेल डिफाइंड आउटपुट मिलता है। फाइनेटनेस, फिजिबल, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, क्लियर एंड एम्बिग्यूश, मतलब कि प्रॉब्लम फ्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या है हमारी, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गो। तो याद रखना, ये एल्गोस की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फर्स्ट एल्गो आप याद रख सकते हैं, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे फाइनेटनेस है, वेल डिफाइंड आउटपुट है। अगर आप इनपुट सही से देते हैं तो हमें आउटपुट भी डिज़ायर मिलता है, डिज़ायर आउटपुट मिलेगा हमें, ठीक है। क्लियर एंड एम्बिग्यूटी फ्री होगा, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सूडो कोड। अब ये सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग description that does not require any strict programming language syntax and underlying technology consideration। सूडो कोड एक तरह का इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, जहाँ पे क्या होता है, हमें किसी स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग की, किसी स्ट्रिक्ट कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लैंग्वेज की या सिंटेक्स की। तो ये हमारी क्या है, एक तरह की इनफॉर्मल वे, यानी कि हम इसे टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज़ कंसिडर एज टेक्नोलॉजी। इसमें हमें कोई फिक्स सिंटेक्स की जरूरत नहीं है, हमें कोई फिक्स प्रोग्रामिंग को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो वो हमारे क्या होते हैं, सूडो कोड। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग आउटलाइन और अ रफ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रोग्राम। हम बोल सकते हैं ये यूज होती है एक ऐसे रफ आइडिया या फिर एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरह रफ ड्राफ्ट किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सूडो कोड का, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट। अभी हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है दैट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बाद हम शिफ्ट होते हैं सीधा फ्लो चार्ट पे। अब ये फ्लो चार्ट क्या है, मैंने बोला था ना, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना डायग्राम फॉर्म में, शोज एन ओवरव्यू ऑफ अ प्रोग्राम। अगर सपोज ये मेरा प्रोग्राम है, ये मुझे बनाना है, तो मैंने इस प्रोग्राम को किस फॉर्म में चेंज किया, डायग्रामेटिकली फॉर्म में, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, फ्लो चार्ट। देखिए हम ना जो बात कर रहे हैं ना, वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जो एल्गो पढ़ रहे हैं, जो फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं, वो रिलेट करती है हमारी प्रोग्रामिंग से। जो लोग C++, जावा उसमें कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो ये चीज़ें फॉलो करते हैं, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग को अगर आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में डायग्रामेटिकली शो करते हैं, तो वो हमारा फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट नॉर्मली यूजेस स्टैंडर्ड सिंबल्स। फ्लो चार्ट क्या यूज करता है, स्टैंडर्ड सिंबल या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम प्रोसेस और अ सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर एल्गो। तो ये क्या है, यूज क्या शो करता है, ये डायग्राम्स यूज करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लेता है, तो वो हमारा क्या है, फ्लो चार्ट। देखिए कैसे होता है ये। अब जैसे देखिए अलग अलग तरह की शेप है, अलग अलग तरह की शेप अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करेगी। सपोज ये हमारा डेटा रिप्रेजेंट करेगी, ये हमारा डिसीजन मेकिंग यूज होता है। इफ ये हो ऐसे, इसको यूज कैसे करते हैं, ये वाली शेप ऐसे यूज होती है, इसको रोम्बस या फिर काइट जो भी आपको बोलना है। यहाँ पे ये कंडीशन है, ये यूज होती है हमारी कंडीशन के लिए, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इफ यस तो ये कंडीशन होगी, आगे एग्जीक्यूट, इफ नो तो ये कंडीशन नहीं होगी। हम ये सब प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। इफ़ का, इफ़ एल्स का, डू वाइल का, ये सब हमारी प्रोग्रामिंग कोडिंग में यूज़ होता है, जिसमें हम जो प्रोग्रामर होता है वो सब यूज़ करता है इनका। तो ये हर एक चीज़ अलग अलग चीज़ रिप्रेजेंट करती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये रेक्टेंगुलर शेप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, डेटा को। ये शेप यानी कि ये काइट या रोम्बस किस चीज़ को शो करता है, डिसीजन को। ये किस चीज़ को, डेटाबेस को। ये डॉक्यूमेंट्स को, ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। ये फ्लो लाइन जब हम किसी चीज़ को शो करते हैं, ये लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये डेटा लगा दिया, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, तो ये क्या है, ये फ्लो लाइन है। यहाँ पे ये प्रोसेस बताती है। देखिए
यहाँ पे ये क्या बताती है, हमें प्रोसेस के बारे में बताती है। यहाँ पे आते हैं, ये हमें बताती है प्री डिफाइंड प्रोसेस। यहाँ पे आते हैं, ये स्टोर डेटा बताती है, ये इंटरनल स्टोरेज, ये डिस्प्ले, ये टर्मिनल, ये कनेक्टर, ये प्रिपरेशन, ये मर्ज, ये मैनुअल ऑपरेशन। तो ये हमारी सब क्या है, ये हमारी सब जो कंसिडर करी जाती हैं, ये हमारी सारी की सारी फ्लो चार्ट शेप्स हैं जो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। देखिए ये शेप रेक्टेंगुलर शेप, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप ये क्या शो कर रही है, किस चीज़ को शो कर रही है, ये प्रोसेस को। यहाँ पे इस शेप को देखें तो ये शेप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे डेटा को। तो यहाँ ये क्या शो कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर है तो ये क्या, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये डेटा को शो कर रहा है तो ये हमारे किसको शो कर रहा है, प्रोसेस को। तो इस चीज़, अब स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर तो हमारे शेप का होता है, तो ये हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, डेट इज पैरेललोग्राम। तो ये डेटा को शो कर रहा है, ये प्रोसेस को। ठीक इसी तरह से ही हर चीज़ अलग अलग। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल स्टोरेज। ये सर्कल का रिप्रेजेंट कर रहा है, कनेक्टर। तो हर एक शेप अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। किसी भी चीज को, किसी भी प्रोग्राम को डायग्रामेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो हमारा फ्लो चार्ट होता है। विद द यूजिंग ऑफ, किसका यूज करके करते हैं, इन शेप्स का यूज करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब आता है यहाँ पे, जैसे कि हमें कोई डिसीजन फ्लो चार्ट बनाना है, हमें कोई लॉजिक फ्लो चार्ट बनाना है, कोई सिस्टम फ्लो चार्ट बनाना है, कोई प्रोडक्ट फ्लो चार्ट बनाना है, या फिर हमें कोई प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये क्या है हमारे, दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अ डायग्राम दैट हेल्प्स मेक द डिसीजन बिटवीन अल्टरनेटिव ऑफ एक्शन विल लीड टू इफेक्ट अ बिजनेस डिसीजन। तो हम किसका यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहे डिसीजन फ्लो चार्ट में हम इनका यूज कर रहे हैं कि हमें बताना है। यहाँ से स्टार्ट हो, डू यू वांट टू दिस, तो यहाँ पे नो, डोंट डू इट। तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ आ जाती है, वुड यू मेक अ गुड स्टोरी। अब यहाँ आता है येस, तो अगर हमें नो की तरफ जाना होता, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, डू यू वांट टू डू दिस, तो नो, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। अगर येस पे आते हैं तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, अगर नो पे जाते हैं डू इट। तो इस तरह से हमारा कुछ फ्लो चार्ट चलता है, ये कुछ वर्किंग होती है जो कि एक प्रोग्रामर करता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर ये कंडीशन होती है तो ये होना चाहिए, ये कंडीशन होती है तो ये होना चाहिए। तो हम डिसीजन के लिए इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अ लॉजिक फ्लो चार्ट इज अप्लाइड टू अनकवर लूप होल्स, bottlenecks or constraints in the process which could cause disruption or issues। तो हम इन सिंबल्स के लिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लॉजिक का कोई पर्टिकुलर लॉजिक हमें फॉलो करना, लगाना है किसी चीज़ के लिए कि ये चीज़ होगी तो ये चीज़, ये आउटपुट आना चाहिए, ये होगा तो ये आउटपुट आना चाहिए। तो किसी भी अनकवर्ड लूप होल्स या फिर बॉटलनेक्स या फिर कॉन्सेंट्रेट किसी भी प्रोसेस में, तो जैसे कि विच कोज एनी इश्यूज या फिर कुछ डिस्ट्रप्शंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिंबल्स ऑफ लॉजिक फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि डिसीजन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए ये यूज़ करेंगे, प्रोसेस बॉक्स के लिए ये, टर्मिनेशन के लिए। तो ये हमारा क्या है, लॉजिक फ्लो चार्ट है। जैसे कि हम ऐसे बता सकते हैं किसी भी चीज़ को अगर हमें इन सिंबल्स का यूज़ करना है, ये सारे हमारे क्या सिंबल्स ही तो हैं जो लॉजिकली फ्लो चार्ट बता रहे हैं। किसी भी लूप होल्स को कवर करना है, मतलब कि हटाना है, देखना है, रिप्रेजेंट करना है, उसको लूप होल्स को सॉल्व करना है लॉजिकली, तो हम लॉजिकल फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। अब आता है सिस्टम फ्लो चार्ट। ये क्या है, आर अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग how data flow in a system and how decision are made to control events। देखिए सिस्टम फ्लो डेटा में क्या करते हैं कि नाम से पता चलता है सिस्टम फ्लो चार्ट, ये क्या है, डिस्प्लेइंग हाउ डेटा फ्लो, कैसे कोई डेटा फ्लो करेगा किसी भी सिस्टम में, इन अ सिस्टम, एंड हाउ डिसीजन आर मेड, कैसे वो डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये हमारा क्या बताता है, सिस्टम फ्लो चार्ट। सपोज यूजर है लॉग इन, अगर यहाँ पे लॉग इन क्रिएट इवेंट्स येस तो मैनेज फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है नो तो एक्टिवेट इवेंट्स। तो यहाँ पे इस तरह से ये क्या है हमारा, ये सिस्टम फ्लो चार्ट है। देखिए ये सब समझना है आपको, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आप डील कर सकते हैं। ये बाकी सारी बात जो रिलेट हो रही है ये प्रोग्रामिंग से रिलेट हो रही है। वहाँ पे प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कोड करता है, वहाँ पे पहले फ्लो चार्ट बनाता है, अगर ये चीज़ होती है तो ये होगा, ये चीज़ होगी तो ये होगा। तो ये सब फ्लो चार्ट्स यूज होते हैं उन चीज़ों में। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट फ्लो चार्ट। प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम होता क्या है, ये एक तरह का रिसोर्स होता है, इज अ रिसोर्स दैट मेक इट पॉसिबल एंड आउटलाइन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मे अकर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर होता है उस प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम का। ये एक तरीका क्या है, इज अ रिसोर्स दैट मेक इट पॉसिबल आउटलाइन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द, जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट फ्लो चार्ट बना रहे हैं। जैसे कि ये आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पहले हमने प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, फिर ये हुआ, फिर हमें क्या क्या चाहिए, फिर डिज़ाइन लूप स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या है, एक हमारा फ्लो चार्ट वर्क कर रहा है ना, तो ये फ्लो चार्ट हमारा किस लिए यूज़ होता है, डेट इज प्रोडक्ट फ्लो चार्ट के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोसेस फ्लो चार्ट। अब ये प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, कोई चीज़ प्रोसेस
हो रहा होगा वहाँ पे। तो प्रोसेस फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम डेट शो सिक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियली स्टेप ऑफ अ प्रोसेस एंड डिसीजन नीडेड टू मेक द प्रोसेस वर्क। और हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे वो प्रोसेस चल जाए। यहाँ पे है जैसे कि हमने स्टार्ट किया डिसीजन प्रोसेस 1, फिर उसके बाद प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेस 3, अब तीनों को मिला के कुछ ना कुछ एक्शन हुआ और फिर फाइनली कोई डिसीजन पे पहुंचे हम। तो ये क्या है हमारा, डेट इज प्रोसेस फ्लो चार्ट। इसी के साथ जो हमारे वीडियोस हैं जो हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। हमने अपने इस लेक्चर में क्या कवर किया, हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की थोड़ी बहुत थ्योरी का बेसिक आइडिया लिया है जिससे हम क्वेश्चंस के साथ डील कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं इनके क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ तब तक ये वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको TCS जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपसे ईजिली हो पाएंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास, थैंक यू।